तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा नेता लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। बता दें, पीएम मोदी आज जांजगीर के सक्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वह धमतरी पहुंचकर हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी रायपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन यानी 24 अप्रैल को वह अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी आज धमतरी दौरे पर आने वाले हैं। बता दें, इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं पीएम के साथ मंच साझा करने वालों का कोरोना जांच भी किया जा रहा है। जिनका रिपोर्ट नेगेटिव होगा उन्हें बस पीएम मंच पर चढ़ने की इजाजत होगी। बता दें, इस पूरी तैयारी के सिलसिले में पूर्व मंत्री और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मोदी की सभा में 3 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को लाया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि सभा में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आप मेरे पीछे और देख सकते हैं, एक बड़ा विशाल मंच बनाया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम जो भाजपा के बड़े नेता है वो मौजूद रहेंगे। पीछे की ओर देख सकते हैं कि जो जनता भाषण सुनने आएगी उसके लिए बड़ा 3 डोम बनाया गया है, जिसमें बैठने की व्यवस्था की गई है। भाजपा के जो तमाम बड़े नेता है वो जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ और तमाम जो अन्य जवान हैं उनको ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। मंच के जस्ट पीछे 5 हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ से प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे और सीधे मंच में आएंगे। तो तैयारी तमाम पूरी हो चुकी है। भाजपा के जो बड़े नेता हैं वहाँ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और कार्यक्रम की जायजा ले रहे हैं। भोजराज साहू, INS 24x7 धमतरी। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार धमतरी जिले में आ रहे हैं। धमतरी जिले में हम बारोतपुरा जिला, भानु प्रतापपुर का चारामा एरिया, धमतरी जिला पूरा, महासमुंद, राजिम और अभनपुर के एरिया को कवर करेंगे और लगभग 1 लाख से ऊपर की सभा दोपहर 3 बजे होगी। सभा की लगभग पूरी तैयारी हो अंतिम चरण में है। आज रात तक जो आप देख रहे हैं तैयारी लगभग पूरी हो जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। यहां पीएम अंबिकापुर में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले भाजपा जोर शोर से तैयारियों में लग गई है, तो दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर 1600 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर लोकसभा क्लस्टर प्रभारी अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने सभा स्थल का निरीक्षण किया है। तारीख को सुबह 10 बजे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अंबिकापुर लोकसभा के चुनाव के संबंध में संबोधित करने पर अंबिकापुर आ रहे हैं और इसके प्रबंध के लिए हमने सारी समितियां, हमारे जो लोकसभा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबकी जवाबदारी का वितरण हमने किया है। और जनता में जिस प्रकार से उत्साह का वातावरण है, मैं ऐसा समझता हूं कि अंबिकापुर की अब तक की सबसे बड़ी जनसभा को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के 24 अप्रैल को आगमन के मद्देनजर 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है। उसमें प्रत्येक स्तर में पर्याप्त संख्या में जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही पेट्रोलिंग पार्टियां, कट ऑफ पार्टियां भी लगाई गई है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो SOP है उसके मुताबिक सारी व्यवस्था अपनी जगह पे उपलब्ध रहे।
और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार हुंकार भर रहे हैं। सोमवार को कांकेर के केंद्र में बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है, इसलिए इसके नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं पहुंचे। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में बड़े बड़े फैसले लिए गए जो 70 सालों में नहीं लिए गए। आतंकवाद को समाप्त किया गया, कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, देश भर से नक्सलवाद को खत्म कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। इससे नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया है। नक्सलों पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी, आपकी कृपा हो गई। छत्तीसगढ़ वाले ने हमारे विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया, विजय को गृह मंत्री बनाया। 4 ही महीने में 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 123 लोग गिरफ्तार हुए, 250 लोग सरेंडर हुए और मोदी जी ने देश भर से नक्सलवाद को समाप्त किया है। आंध्र प्रदेश समाप्त, तेलंगाना समाप्त, बिहार समाप्त, झारखंड समाप्त, मध्य प्रदेश समाप्त। और मैं कहकर जाता हूं, 2 साल दे दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए। छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे। और छत्तीसगढ़ में भाजपा के दिग्गज नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। आपको बता दें, उन्होंने लोरमी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि अलायंस के लोग या तो जेल में हैं या फिर बेल पर हैं। उन्होंने कांग्रेस को राम और सनातन विरोधी करार दिया है। नड्डा ने भिलाई के खुर्सीपार स्थित ITI ग्राउंड में भी जनसभा को संबोधित किया। वहीं आपको बता दें, वहां भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री राजनीति को विकासवाद पर ले गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में विकास ही विकास है। और दूसरी ओर इंडी अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये 2 बातों का अलायंस है। एक, परिवारवाद बचाओ, दूसरा, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। मोदी जी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को हटाओ और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। आपको तय करना है, बोलो भ्रष्टाचार हटाना है कि नहीं हटाना है? जोर से बोलो, हटाना है कि नहीं हटाना है? और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना है कि नहीं भेजना है? उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और सख्ती पहुंचे भाजपा नेता नितिन नबीन ने पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। नितिन नबीन ने कहा कि प्रधान सेवक को अपने राज्य में पाकर जनता उत्साहित है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी को लेकर का विश्वास जीता है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश की सभी 11 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री जी का समझिए कि 2 दिन का दौरा है। 3 लोकसभाओं को संबोधित करने आ रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का वातावरण है। अपने प्रधान सेवक को अपने राज्य में पाकर राज्य की जनता जितना उत्साहित है, क्योंकि 2023 के चुनाव में जिस प्रकार से मोदी की गारंटी ने लोगों का विश्वास जीता और विष्णुदेव साय की सरकार ने उसको पूरा किया, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक जबरदस्त उत्साह है। और ये पूरी तरह से ये तीनों लोकसभा की जो सभाएं होंगी, रैलियां होंगी, इससे पूरे छत्तीसगढ़ में एक तरफा वातावरण बनेगा और मुझे लगता है कि 11 के 11 कमल नरेंद्र मोदी के झोली में जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के लिए प्रचार 24 अप्रैल को थम जाएगा।
इस बीच सियासी दलों ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जिस स्थानों में चुनाव संपन्न हो चुका है वहां के नेताओं की ड्यूटी भी दूसरे स्थानों पर लगा दी गई है। तीसरे चरण की 7 सीटों को लेकर दोनों दलों ने और ताकत झोंकने की रणनीति बनाई है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा में चुनाव होगा। 7 मई को 7 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए अब लगभग 15 दिन बाकी है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी जमावट तेज कर दी है। बस्तर के नेताओं को पहले तो दूसरे चरण की 3 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद पहले और दूसरे चरण की 4 सीटों में काम करने वाले नेताओं को 7 सीटों में प्रचार और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। दरअसल दूसरे चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा समेत कई विधायक और पूर्व विधायक फ्री हो जाएंगे। भाजपा में भी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर समेत 3 सीटों में उलझे नेता भी फ्री होंगे। इन सभी को 7 सीटों में प्रचार और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कई कार्यक्रमों को तय किया है, तो वहीं कवासी लखमा और ताम्रध्वज साहू को भी कई स्थानों में भेजने की तैयारी है। जिम्मेदारी जो फर्स्ट चरण में वोटिंग हुआ है, हमारे बस्तर क्षेत्र के तमाम हमारे प्रत्याशी से लेके विधायक से लेके पूर्व विधायक से लेके हमारे सभी संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है और बाकी लोगों को लिस्ट निकल गया है, जिम्मेदारी दी जा रही है। आज बहुत सारे लोग को फिर जिम्मेदारी देंगे ताकि दूसरा चरण में आके वो काम कर सके। निश्चित रूप से हर एक कार्यकर्ता का, अच्छे कार्यकर्ता का उपयोग चुनाव में होना चाहिए और मुझे लगता है कि जब बस्तर से हमारे उस क्षेत्र के जो प्रदेश के नेता हैं जब वो फ्री हुए हैं तो अलग क्षेत्रों में कांकेर सहित महासमुंद, नांदगांव में उनको वहां पर व्यवस्थित किया गया। सेकंड फेज से जब हम फ्री होंगे तो हमारी ये चारों लोकसभा के कार्यकर्ता भी बची हुई जो 7 लोकसभा सीट हैं उस पर कार्यकर्ताओं को पार्टी के निर्देश पर वहां पर लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में चूंकि अधिक सीटें हैं, इसीलिए चुनाव प्रबंधन के लिए संसाधन की ज्यादा जरूरत होगी। प्रचार ही नहीं, प्रबंधन के भी वरिष्ठ नेताओं की न सिर्फ ड्यूटी लगेगी बल्कि उन्हें बूथ तक एक्टिव भी किया जाएगा। ऐसे में जिसकी रणनीति बेहतर होगी, जाहिर है उसे ही 24 के महामुकाबले में फायदा भी होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव के चलते छत्तीसगढ़ में भी सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की छत्तीसगढ़ में चुनावी सभाओं पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की सभाओं का जनता पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि जनता पर पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजना का प्रभाव है। इसके अलावा कांग्रेस पर तंज कसते हुए किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस के झूठ का नकाब जनता के सामने उतर गया है। 5 साल कांग्रेस सरकार ने योजनाओं को रोकने का काम किया है। होता है, कांग्रेस खुद कहती है और खुद सुनती है। कांग्रेस के कहने और सुनने का मामला समाप्त हो चुका है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि पूरे देश से, क्योंकि जब भी वो कहती है वो झूठ कहती है और जनता इस बात को समझ चुकी है। नहीं, सभी 11 की 11 लोकसभा, चाहे बस्तर के प्रथम चरण का चुनाव हो, चाहे हमारे द्वितीय और तृतीय चरण के चुनाव में जनता बहुत उत्साहित है। जनता के उत्साह से, जनता की बात करने से और उनको ये समझ में आ जाता है कि अब वो जनता जो विकास की बात जो हो रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद और फिर केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ लेंगे, उसके बाद और भी तेज गति से विकास की गति बढ़ेगी और जनता को सीधा सीधा मतलब विकास से है। पॉलिटिकल ट्रेड चेंज हो चुका है, लोग काम को देखते हैं और लोकसभा चुनाव में तो देश नहीं पूरी दुनिया कह रही है फिर इस बार मोदी सरकार और फिर इस बार 400 पार। तो स्वाभाविक रूप से अब राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के लोग भी, तो क्या कहेंगे, किया तो कुछ नहीं है जनता के लिए। इन्होंने कभी कोई जनता के हितों की सुरक्षा नहीं की, न जनता के हितों में बनाए हुए कार्य योजना सिर्फ कागज में रह गए इनके, तो किसी प्रकार का विषय नहीं। जनता के प्रति अब ये एक अविश्वासी दल के रूप में रह गए। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, आबकारी घोटाला मामले में अब ईडी की कार्रवाई तेज हो चुकी है। इस मामले में सोमवार को डीजे कोर्ट ने एक बार फिर अनिल टुटेजा की 2 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है। फिलहाल अनिल टुटेजा 24 अप्रैल तक जेल में ही बंद रहेंगे। 24 अप्रैल को उन्हें एक बार फिर ईडी के PMLA कोर्ट में यहां पर पेश किया जाएगा। देखिए इन सब पर हमारी खास रिपोर्ट। ईडी ने EOW के FIR के आधार पर नया ECIR दर्ज किया है।
इसमें शराब घोटाले में नामजद आरोपी बनाए गए सभी 70 आरोपियों के नाम शामिल हैं। ईडी ने सबसे पहला शिकंजा रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा पर कसा है, क्योंकि अनिल टुटेजा के कारण सुप्रीम कोर्ट में ईडी की भी फजीयत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी घोटाले के मामले में ईडी के पुराने ECIR को निरस्त कर दिया था। इसके बाद ईडी ने नया ECICR दर्ज किया है और जांच तेज कर दी है। ईडी ने शनिवार को आबकारी घोटाले के मामले में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को EOW के दफ्तर में हिरासत में लिया था। रविवार की सुबह यश टुटेजा को पूछताछ में सहयोग करने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया था। इसके बाद अनिल टुटेजा को देर शाम अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया। वहां से अनिल टुटेजा को एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सोमवार को अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन ईडी के विशेष कोर्ट के जज के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई डीजे कोर्ट में हुई। यहां पर रिमांड को लेकर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच जमकर बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने टुटेजा की न्यायिक रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी। टुटेजा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। टुटेजा जी को लेके नहीं आया गया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बल उपलब्ध नहीं था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत उनको बुलाया गया था, उनसे उनकी अपीयरेंस हुई है और ईडी की तरफ से उनको 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, मगर बचाव पक्ष ने आवेदन पेश किया, न्यायाधीशांत पेश की, क्योंकि स्पेशल कोर्ट को ही पावर है कोई भी सुनवाई देने का और रिमांड देने का, कस्टोडियल रिमांड देने का। तो क्योंकि इस माननीय स्पेशल कोर्ट आज उपलब्ध नहीं है और 24 तारीख को दी गई है डेट, 24 तारीख को स्पेशल कोर्ट के समक्ष जो है फिर वो सुनवाई होगी। कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान होता है। एक समय पिछली सरकार में जहां अनिल टुटेजा के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता था, उनके एक इशारे पर अधिकारी इधर से उधर हो जाते थे, वही अनिल टुटेजा आज ईडी के शिकंजे में फंसकर जेल की हवा खा रहे हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें चक्रीय चक्रवात के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। रायपुर और बस्तर संभाग समेत कई जगहों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश में नमी बने रहने की वजह से बारिश की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। धूप ने लोगों को परेशान करके रख दिया है और ऐसे में आने वाले समय में मौसम की क्या कुछ स्थिति रहेगी, इसे लेकर हमारे साथ हैं मौसम वैज्ञानिक। सीधे उनसे चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ का मौसम कैसे होने वाला है। सर, किस प्रकार से मौसम रहेगा, क्योंकि धूप तेज पड़ रही है, तो इसका असर कितने दिन तक होगा? हाँ, जो कल जैसा तापमान था वही तापमान आज भी रहने वाला है। मध्य छत्तीसगढ़ का तापमान 42 डिग्री के आसपास में रहने वाला है और जो उत्तर छत्तीसगढ़ है इसका तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने वाला है। वैसे दक्षिण छत्तीसगढ़ का तापमान 39 डिग्री के आसपास में रहेगा। लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो गर्मी है वो बढ़ते जा रही है, 40 से पारा ऊपर पहुंच चुका है, ये और कहां तक पहुंच सकता है? हाँ, जो अभी जो पारा 40 से पार अभी 1-2 दिन तक रहेगा, उसके बाद थोड़ी कल से थोड़ा राहत मिलेगा 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर गर्मी चालू हो जाएगी, फिर पारा 42 डिग्री के आसपास रहेगा। सर, यदि बारिश की संभावना की अगर हम बात करते हैं तो किन किन जिलों में या संभाग में जो है बारिश होने की संभावना है? आज छत्तीसगढ़ के दक्षिणी एंड पे बारिश होने की संभावना है और कल मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ और बिलासपुर संभाग में बारिश होने की संभावना है। वैसे हवा की जो गति 30 से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी रहने की संभावना है। सर, यदि अलर्ट की बात करेंगे तो क्या किसी जिले के लिए अलर्ट जारी हुआ है, येलो या रेड अलर्ट? दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो हवा की गति है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, इसलिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सर, यदि हम मुख्य वजह की अगर बात करेंगे तो क्या कुछ कारण माने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार इस वर्ष जो है बारिश देखे ही जा रहा है गर्मी के सीजन? अभी जो फिलहाल जो सिनॉप्टिक सिस्टम है दक्षिण छत्तीसगढ़ से लेके तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जिस कारण बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है, जिस वजह से अभी ये मौसम में परिवर्तन होगा। बारिश कब तक हो सकती, कितने दिनों तक ये संभावनाएं बनी रहेगी और फिर गर्मी तेज? बारिश अभी अगले 3 दिन तक ये संभावना बनी है, हल्की बारिश की संभावना है। आपने खुद भी सुना मौसम वैज्ञानिक का क्या कुछ कहना, आने वाले समय में धूप से राहत तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश से लोगों के लिए एक बड़ी समस्या जो है वो खड़ी होते नजर आ सकती है। कैमरामैन अरुण के साथ दामिनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर।
और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहें N24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।